20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। सीवान के जसौली में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को करोड़ों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के सीवान दौरे को लेकर बीजेपी और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल से लेकर आसपास के इलाकों में 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसी क्रम में एसपीजी की टीम सभा स्थल, मंच और हेलीपैड के इलाके की बारीकी से जांच कर रही है। सिवान डीएम के एक पत्र में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के चलते कई रूट्स बाधित रहेंगे, वहीं सड़कों पर भी गाड़ियों का दबाव रहेगा। इस वजह से स्कूल्स की गाड़ियां जाम में फंस सकती है। भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए सिवान के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया गया। सीवान दौरे पर पीएम मोदी पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लोगों को पहली किस्त देंगे। इससे 6,684 लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। योजना पर सरकार 510 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लिए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं पर भी कुल 3,132 करोड़ खर्च होंगे। इन योजनाओं में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे बिजली सप्लाई को बेहतर बनाना, पानी की सप्लाई को ठीक करना, सीवरेज सिस्टम को सुधारना भी शामिल है। देखिए, तैयारी अंतिम चरण में है। आप सब भी देखे होंगे, खाली उसका सारा सुआ सुतारी कंप्लीट हो गया है, उसका फिनिशिंग खाली चल रहा है, अंतिम टचिंग में फिनिशिंग है। और मैं समझता हूं कि आज रात तक सारे फिनिशिंग हो जाएंगे। लाखों लाख के तादाद में कुर्सियां लगाई जा रही है। मैं एक अपील करूंगा, यहाँ आने के बाद जो देख रहा हूँ यहाँ व्यवस्था, कि इसके बाद भी इससे ज्यादा लोग आने वाले। ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ईरान में पढ़ने वाले तकरीबन 110 छात्रों ने आज वतन वापसी कर ली। इन छात्रों को पहले ईरान से सड़क मार्ग के जरिए आर्मेनिया लाया गया और फिर वहां से इंडिगो के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। 110 छात्रों में से 94 जम्मू कश्मीर के हैं, जिनमें से 54 छात्राएं हैं। बाकी जो छात्र हैं वो बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये टर्मिनल 3 का पूरा ये इलाका है। अपने विजय विपिन से कहूँगा एक बार आपको दोबारा दिखा दें। और ये इंटरनेशनल अराइवल्स का जो गेट है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो भीड़ लगी हुई है, दरअसल ना दिल्ली या उत्तर प्रदेश या फिर हम राजस्थान की बात करें, देश के अलग अलग राज्य से जो माता पिता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके का तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके तहत भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। लोग पहुँचे हैं, लगातार भारत 24 की जो टीम है उन लोगों से बातचीत कर रही है। देखिए यहाँ पर लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जो बच्चे वापस आ रहे हैं उनके लिए भारत सरकार का शुक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है 110 छात्रों को भारत सरकार वापस लाई है, लेकिन बचे हुए लोगों को भी भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। और ऑपरेशन सिंधु को लेकर लोग इस वक्त यहाँ पर शुक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारत लौटे छात्रों ने सरकार की जमकर तारीफ की। छात्रों ने बताया कि मोदी सरकार का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से वो सुरक्षित भारत वापस लौट आए। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के हालात बेहद खराब हो गए हैं। रात में लगातार सायरन बज रहे हैं और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है। वहीं छात्रों ने यह भी बताया है कि अभी भी ईरान में कई और भारतीय फंसे हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। किस तरीके से आपने सफर किया और कैसे वहाँ पर हालात थे? वहाँ पर बहुत डिवास्टेटिंग भी नहीं कहूँगा, लेकिन थे अच्छे खासे डरावने हालात थे, जो हम डर गए बहुत। इंटरनेट भी वीक था, एक दो सिग्नल आते थे तो घर से बात होती थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मिसाइल्स का सुन रहे थे, कहीं मिसाइल गिरी है, कहीं गिरी है। ड्रोन्स का हमने खुद देखा नज़ारा, तो हम बहुत डरे हुए थे। बट अब जो है हम नहीं डरे हुए, अब इंडिया अपना कंट्री में है, अब बिल्कुल सेफ़ हैं। सेफ हैंड से हम लाए गए, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब आर्मेनिया पहुँचे तो वहाँ तक का सफ़र कैसा था, और अब आप भारत पहुँच गए हैं तो परिवार वालों से कैसे बातचीत वहाँ से हो पा रही थी? क्या कुछ मैसेज आप उन्हें दे रहे थे? बात तो नहीं हो पा रही थी अच्छे से, एक आध मैसेज चला जाता था, वहाँ से आता था तो हम बोलते थे कि हम सेफ़ हैं, हम इंडियन एम्बेसी आ रही है और जो है क्या कहते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए। ऑपरेशन सिंधु हमें बिलीव नहीं हो रहा, मतलब इतना अच्छे से इन्होंने हमें टेक केयर किया, हमें लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। सुरक्षित वतन वापसी के बाद छात्रों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून और खुशी दिखाई दी। इन छात्रों के परिजन भी इन्हें लेने के लिए इंदिरा
गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अपनों से मिलने के बाद हर कोई खुश दिखा, हर कोई सरकार को धन्यवाद करता नजर आया है। बस मन में तो यही चल रहा है कि बच्चा हमारा सेफली आ गया। बहुत बहुत गवर्नमेंट का शुक्रिया, हमारे बच्चों को सेफली यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम बच्चों की वजह से, बस यही कहना चाहेंगे। हाँ, बस सिचुएशन यही थी, वहाँ थोड़ा सा कम है। जिस सिटी में हमारा बच्चा है उर्मिया में यूनिवर्सिटी में, वहाँ थोड़ा सा माहौल ऐसा कम था, तेहरान में ज़्यादा है, तो वहाँ के बच्चे थोड़े ज़्यादा परेशान हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे वहाँ के बच्चों को भी निकाला जाए, तो उनके भी पेरेंट्स हैं, जैसे हम पेरेंट्स परेशान हैं उनके भी पेरेंट्स परेशान हैं, तो बस उनको भी निकालो आप लोग बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्टाम्प विभाग के सभी निबंधकों और उप निबंधकों के मैनेजर और सब मैनेजर्स के ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए। आरोप यह है कि ट्रांसफर्स के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन नीचे के अधिकारियों ने बिना सहमति के तबादले कर दिए। कुछ ऐसे लोगों को बड़े जिलों में भेज दिया गया जिन पर शिकायतें थीं। 12वीं पास बाबू को रजिस्ट्रार बना दिया गया। स्टाम्प में आयुक्त के माध्यम से तबादले हुए और जिनमें गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद इनको रोक दिया गया। वहीं स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि ट्रांसफर लिस्ट सामने आने के बाद से ये पूरा प्रकरण सामने आया। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग ने उन अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया है जिनके खिलाफ शिकायत मिली या फिर जिनके खिलाफ जांच भी इस समय चल रही है। उत्तर प्रदेश के विभागों में तबादलों का सिलसिला जारी है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के महानिरीक्षक निबंधन ने 13 और 14 जून को 3 अलग अलग आदेशों के तहत 58 उप निबंधक, 29 उप निबंधकों और साथ ही 114 कनिष्ठ सहायक कर्मचारियों का ट्रांसफर किया। इन तबादलों में भारी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई, जिसके चलते मामला सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा। अब आदेश स्थगित कर दिया गया। इस सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। जांच में जो भी दोषी अधिकारी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर, करप्शन के जीरो पर ये संकल्पित है। अधिकारी चाहे जितना बड़ा होगा वह बचेगा नहीं। बिहार में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो वीवीआईपी इलाकों में भी गोलीबारी करने से चूक नहीं रहे हैं। आज सुबह मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक शख्स पर फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों की फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 बदमाश लूट के इरादे से आए थे। इस दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी। पोलो रोड स्थित वीवीआईपी इलाके में इस घटना में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस इलाके में लगी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बदमाशों की पहचान हो पाए। आपको बता दें कि जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है वहां कई मंत्रियों का आवास भी है, कई अधिकारियों का आवास है। राजधानी पटना का ये सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है। इस पूरे मामले में सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि हवाई अड्डा थाना अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई है। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस तुरंत पहुंची। पता चला कि राहुल नाम के व्यक्ति पर 2 लोगों ने गोली चलाई। मामले में एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, साथ ही डॉग स्क्वाड भी पहुंची। एसडीपीओ अनु कुमारी ने बताया कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनके खिलाफ छापेमारी जारी। झारखंड में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई इलाके मानसून की पहली बारिश से जलमग्न हुए। सड़कों पर भारी बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। कल यानी 20 जून को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। राज्य में आज भी तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। लगातार बारिश की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। राजधानी रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हुई, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही है। खासतौर पर पंडरा और शांतिनगर इलाके की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पंडरा की सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। इसके चलते गाड़ियां सड़कों पर ही बंद हो जा रही हैं। कई ऑटो चालक पानी से भरी सड़कों पर ऑटो को धक्का देते नजर आए। पैदल चलना तो दूर, बच्चों बुजुर्गों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय देखने को मिला है और काफ़ी जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। जो सबसे अधिक बारिश है 155 मिलीमीटर अड़की खूंटी में देखने को मिला है। साथ में पूरब के जो
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि सरायकेला, खरसावां, रांची, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, 3 जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को हम लोगों को मिला है। साथ में कई जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। योग संगम कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या ने एक नया इतिहास रच दिया है। दरअसल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम योग संगम में अब तक 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में पहले कभी किसी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं हुई थी। 21 जून को पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाला है और जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने जा रहा है, जिसमें IIT, IIM, कॉरपोरेट कंपनीज, NGO में से लेकर के जो आम लोग हैं उन तक हर एक क्षेत्र के लोग अभियान से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और मुख्य आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा, जहां पीएम मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आयुष स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव खुद हिस्सा लेंगे। इस साल की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो ये संदेश देता है कि योग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी धरती के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। योग बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। अगर हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने बाहर के शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। योग हमारे अंदर के पार्ट्स को स्ट्रांग बनाता है। आसन इज अ मस्ट, उसके बाद हमारा ध्यान योग, फिर हमारा जो है प्राणायाम, ये हमारा क्रिया होती है। योग से ये फायदे भी हैं। प्राथमिकताएं ये हैं कि सबसे पहले तो हम स्वस्थ होते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, या नौकरी का हो या घर परिवार का हो, कुछ भी हो, उसमें हमें मान के चलिए कि अच्छी तरीके से सफलता मिलेगी।